Of capital structure theories. Now we are going to start with irrelevance theory. So capital structure theories में irrelevance theory का meaning क्या है? Irrelevance theory ये कहती है कि capital structure does not affect the value of firm. So capital structure does not affects the value of firm. इस थ्योरी ने किस तरह से एक्सप्लेन करा है? कहते हैं जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे, राइट? आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे, डेट का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ करोगे, बिकॉज डेट इज़ अ चीपर फंड, टैक्स की सेविंग होती है, ठीक है? सो आपका डेट का प्रोपोर्शन जो है वो आप बढ़ाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाएगी. अब जैसे ही आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. अब आपकी फर्म में, मान लो आपकी फर्म में डेट बढ़ रहा है, तो ओनर का रिस्क तो बढ़ेगा. तो जब ओनर का रिस्क बढ़ेगा, वो कहेगा मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ाओ, मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ करो. तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज़ होगा. तो ये थ्योरी ये कहती है कि हम मानते हैं जैसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, हम डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करेंगे. यहाँ तक बिल्कुल बात सही है जो पहली थ्योरी ने कहा था. और उसके साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाती है. लेकिन इसके साथ ही आपका केई जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो केई की इंक्रीज़ होने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो फिर से इंक्रीज़ हो जाती है. सो अल्टीमेटली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. केओ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और केओ एक ही बात है. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. सो दैट इज़ वाई ये कांस्टेंट रहती है. जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, केओ कांस्टेंट रहेगा, तो प्रॉफिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. प्रॉफिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. इज़ दैट क्लियर? सो फिर से एक चीज़ बता रही हूँ कि आपकी जो है एनओआई अप्रोच ये कहती है जैसे ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, सो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के साथ हम हमेशा डेट का ही प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, बिकॉज डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फंड. सो जैसे ही आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डाउन जाती है. लेकिन इसके साथ ही आपका केई इंक्रीज़ हो जाता है. तो केई के इंक्रीज़ होने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी भी कंसिडर होता है, केई भी कंसिडर होता है, यू नो दैट. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर से अप चले जाती है. सो दैट मीन्स द बेनिफिट, आप क्या वर्ड लैंग्वेज यूज़ करोगे? द बेनिफिट ऑफ चीपर डेट जो आपको मिलना था. बेनिफिट ऑफ चीपर डेट क्या होता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन चले जाएगी. सो बेनिफिट ऑफ चीपर डेट इज कंप्लीटली ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन केई. केई क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि डेट को बढ़ाने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ रहा है और वो अपना केई बढ़ा रहे हैं. तो दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस है? एनआई अप्रोच ये कहती है जैसे ही आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क नहीं बढ़ता है. लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जो है वो चेंज हो जाता है. सो ये कहती है कि रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है, रिस्क चेंज होता है, इंक्रीज होता है. और एनआई अप्रोच ये कहती थी इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह ठीक है. ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरीज हैं. वो उनका मतलब ये है, देखो अब इसी के साथ जो है आपकी एक ट्रेडिशनल थ्योरी आई थी. तो ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो ये कहती है जैसे ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा. मान लो मेरी फर्म है, मेरी फर्म में एसेट्स हैं 80 लाख के, ठीक है, और मैं डेट ले रही हूँ. ये मेरी फर्म के एसेट्स हैं. फर्म में मेरे एसेट्स है 80 लाख के और डेट है मेरी फर्म में 20 लाख का. अब बताओ, अगर मैं डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ कर देती हूँ, मैं डेट को इंक्रीज़ कर रही हूँ 20 लाख से और, तो बताओ क्या मेरे शेयर होल्डर को रिस्क है? बिकॉज मेरे पास तो एसेट है आराम से 80 लाख के. अगर मैं 20 लाख का कोई डेट जो है और लूँगी तो मैं आराम से उसको पे ऑफ कर सकती हूँ, बड़े आराम से पे ऑफ किया जा सकता है. तो मेरे शेयर होल्डर्स को, मेरे पास एसेट्स हैं टू पे ऑफ माई डेट.
राइट। तो रिस्क जो है वो शेयर होल्डर का यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन मान लो मेरे पास 80 लाख के एसेट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी फर्म में डेट जो है 60 लाख का है। अब मैं उसके अलावा 25 लाख का या 20 लाख का और डेट ले रही हूँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। ओनर का रिस्क इंक्रीज होगा, बिकॉज हम अपनी डेट बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा डेट ले रहे हैं। तो एक्चुअल बात क्या है कि अगर आप अपनी डेट बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा डेट लेते हो, डेट बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा डेट लेते हो, तो ई इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप डेट बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर ही डेट लेते हो तो आपका के इंक्रीज़ नहीं होता। तो दोनों थ्योरीज अपनी जगह सही थी। वो कहते हैं कि के कांस्टेंट रहता है और ये कहता है के इंक्रीज़ हो जाता है और के ओ कांस्टेंट रहता है। तो देखिए दोनों थ्योरी में डिफरेंस क्या है। उसमें के डी और के ई कांस्टेंट था नंबर 1, इसमें के डी एंड के ओ कॉन्स्टेंट है। उसमें वो कह रहे थे के ई कॉन्स्टेंट है, इसमें कह रहे के ई चेंज होगा, यानी रिस्क जो है वो चेंज होगा। और इसका डायग्राम देखिए, के डी और के ओ जो है वो हम कांस्टेंट दिखा रहे हैं और के ई, दिस इज़ योर के ई, तो के ई को इंक्रीज़ होता हुआ दिखा रहे हैं। तो आप डायग्राम से डिफरेंस, के डी और के ई रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आई अप्रोच एंड के डी एंड के ओ रिमेन्स कांस्टेंट इन एन ओ आई अप्रोच। वो रेलिवेंस थ्योरी है, इररेलिवेंस थ्योरी है। तो इस तरह से आप डिफरेंस भी बता सकते हो। और इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम एक अजम्पशन हर जगह ले रहे हैं, देयर आर नो टैक्सेस, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। अ फर्म हैज़ एन EBIT ऑफ ₹5 लाख एंड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%। ये नोट करिए लैंग्वेज, फर्म हैज़ एन EBIT ऑफ ₹5 लाख एंड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%। इसका मतलब फर्म बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%, यानी ये KO है। अगर लिखा होता है इक्विटी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ 10%, दैट मीन्स वो KE होता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था NI अप्रोच में आपको KE हमेशा गिवन होगा, NOI अप्रोच में आपको KO हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इट इम्प्लाइज 8% डेट, डेट है 8% टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 40%, 50%। अगर फर्म में 30% डेट है, 40% डेट है और 50% डेट है, ठीक है, ऑफ द टोटल कैपिटल फंड ऑफ 20 लाख। तो अगर हमारे पास टोटल 20 लाख का कैपिटल है, इसका 30% अगर हमारे पास डेट है, अगर हम डेट को इंक्रीज़ करके 40% करते हैं और अगर हम डेट को इंक्रीज़ करके 50% करते हैं, ठीक है, 20 लाख का 30% कितना होता है, 6 लाख डेट, 40% इज़ 8 लाख एंड 50% इज़ 10 लाख। अगर हमारी फर्म में 6 लाख का डेट है, 8 लाख का डेट है या 10 लाख का डेट है, तो उस केस में हमें वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है, राइट। सो देखिए पहले आपने डेट कैलकुलेट करा है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपकी फर्म में टोटल कैपिटल है 20 लाख का, तो दैट मीन्स 6 लाख आपकी फर्म में अगर डेट है, तो इसका मतलब 20 लाख में से अगर 6 लाख डेट है, तो दैट मीन्स इक्विटी कितना हुआ। अगर आपकी फर्म में टोटल कैपिटल 20 लाख का है, जिसमें से 6 लाख अगर आपका 30% डेट है 6 लाख, तो इसका मतलब 70% आपका क्या हुआ, इक्विटी। दैट मीन्स इक्विटी आपकी फर्म में 14 लाख का है। उसके बाद आपकी फर्म में अगर 8 लाख का डेट है 20 लाख में से, तो इसका मतलब इक्विटी 12 लाख है और इक्विटी 10 लाख है यहाँ पर 20 लाख में से, ठीक है। तो ये डेट और इक्विटी का हमारी फर्म में कॉम्बिनेशन है, राइट। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा EBIT से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। EBIT हमारी फर्म का है 5 लाख। हमारी फर्म में EBIT है, तीनों सिचुएशंस में कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, 30% वाली सिचुएशन में, 40% वाली सिचुएशन में एंड देन 50% वाली सिचुएशन में। EBIT में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो इंटरेस्ट कितना होगा आप चेक कर लो। आपका डेट है 8%, तो 8% ऑफ 6 लाख, 8% ऑफ 8 लाख एंड 8% ऑफ 10 लाख, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सो सब में से आप पहले जो है वो इंटरेस्ट माइनस कर दो। सो इंटरेस्ट आप माइनस करोगे 8% ऑफ 8% ऑफ
कितना था 6 लाख, तो ये आ जाएगा 30,000, 8% ऑफ, 1 सेकेंड, यहाँ पर डेट है 8% नहीं है, सॉरी, इस डेट को 6% कर दीजिए, डेट है 6%, सॉरी, यहाँ पर 6% लिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो इसको भी हम 6% कर देते हैं। सो आप 6% ऑफ 6 लाख ले लीजिए डेट का प्रोपोर्शन, 30,000, 6% ऑफ 8 lakh is 48,000 and 6% of 10 lakh is 60,000. सो आपने सबसे पहले ये माइनस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा यहाँ पर 4,70,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1 सेकेंड, 6 इंटू 6 36 है, सॉरी, यहाँ पर 36,000, 4,64,000, सॉरी देयर इज़ अ करेक्शन, 6% ऑफ 6 लाख का डेट था तो 36,000 इंटरेस्ट बनता है, कैलकुलेशन एरर। एंड यहाँ पर आपका बन जाएगा, लेट मी सी, 4,52,000 और यहाँ आपका बन जाएगा 4,40,000। अब इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, जो कि है ही नहीं, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, एजम्पशन में था, तो पीबीटी ही पैट होता है आपका इसमें, तो एक ही बार भी लिख सकते हो आप 4,64,000, 4,52,000 एंड 4,40,000। देखो अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पैट अपॉन के ई चाहिए, हमारे पास के ई नहीं है इसमें, सो इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, ई बी आई टी अपॉन के ओ। सो ई बी आई टी आपके पास है 5 लाख, के ओ आपका था फर्म बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%, 0.10, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, तो देख रहे हो आप सब जगह वैल्यू ऑफ फर्म 50 लाख आ रही है, तो इसने यही बोला था कि वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होती है। और क्यों चेंज नहीं होती है, बिकॉज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाता है और के ई इंक्रीज़ होती है, तो हम के ई निकाल लें, ठीक है। सो के ई कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वी नो वैल्यू ऑफ फर्म है, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो, डेट इस फर्म में था 6 लाख 30%, और इसमें 8 लाख है और इसमें 10 लाख है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई यहाँ पर 44 लाख, ये आपका आ गया, सॉरी 42 लाख एंड दिस इज़ 40 लाख। सो दिस इज़ व्हाट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू पैट अपॉन के ई, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चले जाएगा, के ई निकल आएगा। सो के ई इज इक्वल टू पैट अपॉन, के ई इज इक्वल टू पैट अपॉन वी ई हो जाएगा। सो वी ई आपने कैलकुलेट कर लिया है, पैट आपके पास है 4,64,000 डिवाइडेड बाय, दिस इज़ व्हाट योर वैल्यू ऑफ इक्विटी 44 लाख, ये है आपका 4,52,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख एंड दिस इज़ 4,40,000 डिवाइडेड बाय के ई इज़ 40 लाख, राइट। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 10.54%, यहाँ आपका आ जाएगा 10.76%, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 11%, ठीक है। सो ये आपका 11% आ गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो दैट मीन्स जैसे ही आपकी फर्म में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, देखो के ई इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ये मान के चलता है इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जो है वो चेंज होता है। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन, राइट। सो मूविंग ऑन टू दी ट्रेडिशनल अप्रोच।
सो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको मैंने बताया है दोनों के मिड वे, इट इज़ अ मिड वे बिटवीन NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच। और ये थ्योरी ये कहती है अप टू अ सर्टेन लेवल, अगर आप डेट को इंक्रीज़ करते हो, अगर आप लीवरेज को अप टू अ सर्टेन लेवल बढ़ाते हो तो KE इंक्रीज़ नहीं होता, KE विल नॉट इंक्रीज़ एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डाउन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा रिस्क लेते हो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डाउन नहीं जाती, बिकॉज जितना डेट की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन जाती है उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ने की वजह से KE फिर से अप जाता है एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों के बीच की थ्योरी है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। सो दैट वाज the second part of capital structure. In the third part of capital structure we will study about MM hypothesis or MM approach. Thank you. See you in the next video.